नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें भी रह गई थी, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क क्या है और हॉटस्पॉट्स क्या है। इसको थोड़ा सा और हम लोग क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज़्यादा आते हैं। पहले हम देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व्स ये है क्या, किसे कहते हैं इसको देखने के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि यूनेस्को एक संस्था है। यूनेस्को 1971 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया बायोस्फीयर रिजर्व्स का। यूनेस्को क्या मतलब है, आप लोग सुने होंगे, यूएन यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। उसी से संबंधित ये ब्रांच है, एक शाखा है समझिए, जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में जरा देख लें। यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को। यूनेस्को का क्या मतलब है, फुल फॉर्म इसका यूनाइटेड, इसको बोलेंगे यूनाइटेड। यू से मतलब यूनाइटेड, एन से मतलब नेशन, ई से मतलब एजुकेशनल, एजुकेशनल, एजुकेशनल। सी से मतलब है साइंटिफिक। देखिए हर शब्द का अलग अलग अर्थ है। साइंटिफिक, साइंटिफिक। सी का मतलब है कल्चरल, CULTURAL, कल्चरल। और ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है यूनेस्को। यह भी 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस में है, फ्रांस में। इसका मुख्य काम था 1945 में, ये भी साथ में ही यूनाइटेड नेशंस के साथ में भी ये भी स्थापना इसकी भी हुई थी। और इसका काम था अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना, कायम रखना पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, चूंकि इंटरनेशनल संस्था है। इसने 1971 में कॉन्सेप्ट दिया। किसने? यूनेस्को ने 1971 में कॉन्सेप्ट दिया बायोस्फीयर रिजर्व का। और इन्होंने बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डिक्लेयर्ड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब ह्यूमन, देखिए ह्यूमन और बायोडाइवर्सिटी के बीच में रिलेशन जो है, बायोस्फीयर रिजर्व्स देने का मतलब यह था कि जो ह्यूमन और बायोडाइवर्सिटी के बीच में रिलेशन, इंट्रिंसिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड बायोस्फीयर, जो संबंध है वो अच्छा संबंध होना चाहिए। किसमें? ह्यूमन और बायोडाइवर्सिटी के बीच में। ये कॉन्सेप्ट आया और उन्होंने बताया, पूरी दुनिया उन्होंने जारी किया, सुझाव दिया, सजेस्ट किया कि जितनी कंट्री हैं सबको अपने देश में बायोडाइवर्सिटी आइडेंटिफाई करके क्लियर करना चाहिए और उसमें डाइवर्सिटी की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन और बायोडाइवर्सिटी का क्लोज रिलेशन है। ह्यूमन का सर्वाइवल भी बायोडाइवर्सिटी से ही है। तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? यूनेस्को ने कॉन्सेप्ट दिया 1971 में, लाइटिंग द इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड बायोस्फीयर। ये हो गया। बायोस्फीयर डिक्लेयर कौन करता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के बायोस्फीयर को डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट का मामला जो है वो सेंट्रल का है। और जिस स्टेट्स में डिक्लेयर करना होता है इस रिजर्व को, वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके इसको आइडेंटिफाई करते हैं और डिक्लेयर करती हैं। इसकी बाउंड्री फिक्स होती है, जियोग्राफिकल एरिया फिक्स्ड होती है इसकी, कहाँ से कहाँ तक ये बायोस्फीयर रिजर्व होगा। और ये लार्ज होता है, छोटा सा नहीं होता।
बायोस्फीयर रिजर्व्स लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और इसकी बाउंड्री क्लियर होती है और इसका डिक्लेरेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते हैं और इसका उद्देश्य वही है कि ह्यूमन और बायोस्फीयर के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा बने और सुरक्षित रहे। ये बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है। इंडिया में करीब करीब 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है, जिसमें से नीलगिरी बायोस्फीयर 1986 में सबसे पहला हमारे देश में बायोस्फीयर घोषित किया गया था। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर पहला था। कुल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से सबसे प्रथम पहला जो है 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर था पहला। कुल 18 है। बायोस्फीयर जो है उसको चूंकि बहुत लार्ज एरिया होती है, इसको डिटेल में समझने के लिए एक थोड़ा सा फिगर की सहारा हमें लेना पड़ेगा। इसको 3 जोन में बांटा जाता है। जितना भी एरिया बायोस्फीयर की होती है उसको 3 जोन है। पहले जोन को जो सेंटर में होता है उसको हम कोर कहते हैं। दूसरा जोन जो इसके बाहर होता है उसको बफर जोन कहते हैं और लास्ट में जो होता है किनारे किनारे उसको ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ये 3 जोन में होता है। तीनों जोन की अलग अलग डिफिनीशन है और अलग अलग वहाँ की एक्टिविटी है। जैसे सेंटर में जो होता है वो जो कोर जोन होता है वो टोटली प्रोहिबिटेड होता है। ह्यूमन की एक्टिविटी टोटली प्रोहिबिटेड होती, कोई आ जा नहीं सकता है। इसकी बाउंड्री क्लियर है सेंटर में। ये नेचुरली डेवलप करेगा। सभी हर तरह की एक्टिविटी यहाँ प्रोहिबिटेड है। केवल एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च, 3 चीज को छोड़ करके बकिया इस जोन में कोई नहीं जा सकता। पूरी तरह से प्रोहिबिटेड एरिया है। रिसर्च के लिए कोई जा सकता है, कोई ट्रेनिंग वगैरह हो तो वहां जा सकता है, और एजुकेशन 3, ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च 3 को छोड़ करके बकिया कोर रीजन में पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता है। कोई नहीं जा सकता है। ये अपने आप नेचुरल डेवलप करता है। इसको क्या कहते हैं? कोर जोन, जो सेंटर में होता है। यही देखिए कोर जोन है। द सेंट्रल एरिया ऑफ द बायोस्फीयर कंप्लीटली प्रोटेक्टिव विद नो ह्यूमन इंटरफियर। कोई इंटरफियर इसमें नहीं होता है। इट डेवलप्स नेचुरली एंड फ्लोरा एंड फाना रिमेन्स इन देयर नेचुरल हैबिट। अपनी फ्लोरा और फाना, प्लांट और एनिमल जितने होते हैं सब अपने नेचुरल हैबिट में यहाँ डेवलप करते हैं। दिस इज द कोर जोन, जो सेंटर में होता है, बीच में होता है। इसके ऊपर देखेंगे हम बफर जोन होता है। बाहर कोर जोन के बाहर बफर जोन होता है। यहां थोड़ा सा रिलैक्स होता है। कोर जोन और ट्रांजिशन जोन के बीच में बफर जोन होता है। ये जो है इसकी भी सिचुएटेड आउटसाइड द कोर जोन। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एक्टिविटी लाइक ग्रेजिंग, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्शन एंड कल्टीवेशन, ये यहां भी जो है प्रोहिबिटेड होता है। कोई ग्रेजिंग नहीं करा सकता है जानवर को, कोई कल्टीवेशन नहीं, खेती नहीं हो सकती है, और कोई प्रोडक्ट यहां से इकट्ठा नहीं कर सकता है फॉरेस्ट का। ये पूरी तरह से होता है। यहां पर ओनली स्टडी, एजुकेशन, वही इतना यहां भी है। कोर रोज में कम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। बफर जोन में केवल 3 कामों के लिए यहां भी जा सकते हैं बस। और ऊपर है ट्रांजिशन जोन। यहां पे पूरी तरह से रिलैक्स होता है, छूट होती है यहां पे हर कामों के लिए, ग्रेजिंग के लिए, फूड प्रोडक्ट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, टूरिज्म के लिए बाहर आदमी जा सकता है। ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन है। कोर जोन सेंटर में टोटली प्रोहिबिटेड होता है, बीच में बफर जोन, और उसके सबसे बाहर ट्रांजिशन जोन होता है। ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स जितने बनते हैं इंडिया में कुल 18 हैं। सबसे पहला वाला नीलगिरी है। ये बायोस्फीयर के बारे में जानकारी हो गई, जो कि उसमें हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में शार्ट में पढ़ लिए थे, जो इक्स सिटू कंजर्वेशन हमारा था। इक्स सिटू कंजर्वेशन। अब देखिए दूसरा एक आता है
हॉट स्पॉट के बारे में देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से हम लोग आगे चलते हैं। हॉट स्पॉट पढ़ने से पहले 2-3 डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। एक तो होता है एंडेमिक स्पीसीज, हम पहले बता चुके हैं एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है। एंडेमिक स्पीसीज का तात्पर्य है ऐसी स्पीसीज जो किसी यूनिक एरिया में रहती है। इस स्पीसीज के जितने भी प्लांट्स एनिमल होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं, उसके बाद इस वर्ल्ड में कहीं नहीं पाए जाएंगे, केवल वहीं पाए जाएंगे बस। उस तरह की स्पीसीज को क्या कहेंगे? एंडेमिक स्पीसीज। दूसरी है रेयर स्पीसीज, ये अनकॉमन होती हैं, कहीं कहीं पाई जाती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती हैं, रेयर कहीं कहीं पाई जाती हैं। तीसरा है इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसको भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसका तेजी से हरेस हो रहा है और ये एक्सटेंड की स्थिति में आने वाला है, संकटग्रस्त होने वाले हैं। इनका जो है हरेसमेंट जो होता है, इनमें जो लॉस हो रहा है वो तेजी से होता है इंडेंजर्ड। और थ्रेटन्ड स्पीसीज भी उसी तरह से हैं स्पीसीज, इसमें भी ये इंडेंजर्ड स्पीसीज की स्थिति में आने वाली है। और एक वेलनरेबल स्पीसीज होती है, वेलनरेबल स्पीसीज इसमें नहीं है। वेलनरेबल स्पीसीज का मतलब वहां भी स्पीसीज, वहां की डाइवर्सिटी में ह्रास हो रहा है, लेकिन स्लोली ह्रास हो रहा है। वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में उनकी आने वाली है वो। तो ये 4-5 तरह की स्पीसीज हैं जिसको रेड डाटा बुक में वर्णन किया गया था, आप देखे थे हम लोग जब पढ़े थे उसमें, IUCN में। इसी तरह से स्पीसीज के बारे में हम लोग को बता दिए, एंडेमिक स्पीसीज क्या है, रेयर स्पीसीज क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, थ्रेटेंड स्पीसीज क्या है और वेलनरेबल स्पीसीज क्या है, क्योंकि हॉटस्पॉट्स में अभी आने वाला है। ये क्लियर हो गया होगा, ये शब्द हैं। अब देखिए हॉट स्पॉट्स क्या है। आपके एनसीईआरटी बुक में हॉट स्पॉट्स डाइवर्सिटी है। हॉट स्पॉट कहेंगे क्या, कैसे हॉट स्पॉट डिक्लेयर होता है? हॉट स्पॉट्स की जो डिफिनेशन दी गई है वो लिखी गई है, इट डिफाइन रीजन व्हिच नोन एज देयर हाई स्पीसीज रिचेस्ट एरिया एंड एंडेमिज्म। 3 शब्द हैं, हाई स्पीसीज, रिचनेस एंड एंडेमिज्म। ऐसी एरिया जहां एंडेमिक स्पीसीज हाई हो। एंडेमिक स्पीसीज मैंने बताया था कौन सी स्पीसीज है, इसकी डिफिनेशन क्लियर है। ऐसी स्पीसीज जो किसी एक ही एरिया में पाई जाती है, बाकी और कहीं नहीं पाई जाएगी। तो हॉट स्पॉट डिसाइड करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए ये देखा जाता है उस एरिया में रिचनेस, एंडेमिक रिचनेस होना चाहिए, एंडेमिक स्पीसीज की वहां पे बहुलता होनी चाहिए। ऐसे इस एरिया को जो है हम हॉट स्पॉट्स डिक्लेयर करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पीसीज रिचेस्ट एरिया टर्म्ड एज हॉट स्पॉट्स। यानी हॉट स्पॉट एरिया तब डिक्लेयर करेंगे जब वहां की स्पीसीज, रिचनेस स्पीसीज एंडेमिक होनी चाहिए, तभी इसको डिक्लेयर करेंगे हॉट स्पॉट्स। इसका कंसेप्ट जो है नॉर्मन मायर ने दिया था 1988 में। ये ब्रिटिश इन्वायरमेंट के विशेषज्ञ थे, स्पेशलिस्ट थे, मायर, नाम मत भूलिएगा। हॉट स्पॉट पूछा जाता है। हॉट स्पॉट की डिफिनीशन क्या है? हाई रिचनेस, हाई रिचनेस स्पीसीज एरिया ऑफ एंडेमिज्म, यानी एंडेमिज्म स्पीसीज वहां पर उसकी रिचनेस होनी चाहिए उस एरिया को। और इसके 2 क्राइटेरिया और हैं, एंडेमिक, रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज वहां नहीं चाहिए। हॉट स्पॉट एरिया पे एंडेमिक, रेयर स्पीसीज और थ्रेटेंड स्पीसीज भी होनी चाहिए। इसके 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हैं। हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने के लिए 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। नंबर 1, ऐसी एरिया जहां पे 1500 स्पीसीज वस्कुलर प्लांट्स के एंडेमिक हों। नंबर 1, हॉट स्पॉट एरिया वहां डिक्लेयर करेंगे जहां पे 1500 स्पीसीज वस्कुलर प्लांट के एंडेमिक होने चाहिए। नंबर 1 शर्त। दूसरी शर्त है वहां की जो हैबिटेट है, हैबिटेट लॉस जो है करीब करीब 17% इसका थ्रेटेंड होना चाहिए। 2 शर्तें हॉट स्पॉट के लिए आवश्यक हैं। हॉट स्पॉट एरिया किसे कहेंगे? ऐसी एरिया जहां पे एंडेमिक स्पीसीज रिचनेस होनी चाहिए, उसके बाद रेयर स्पीसीज, थ्रेटेंड स्पीसीज और एंडेमिक स्पीसीज भी होनी चाहिए। लेकिन 2 स्ट्रिक्ट एरिया है
क्राइटेरिया है, 2 स्पेसिफिक फीचर्स हैं, 2 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके आधार पर हम हॉट स्पॉट डिक्लेयर करते हैं। ये पूछा जाता है, ध्यान से इसको देखिएगा। 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कौन सी होती है जिसके आधार पर हॉट स्पॉट डिक्लेयर करेंगे? नंबर 1, वहां पे 1500 मस्कुलर प्लांट एंडेमिक स्पीसीज के होने चाहिए। एक ये पूछा गया है, किसी एग्जाम में हमने देखा पूछा गया है। और दूसरा इसमें 17% हैबिटेट लॉस होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया होगी तब जाकर के किसी स्थान को हम लोग हॉट स्पॉट्स डिक्लेयर करते हैं। हॉट स्पॉट बारे में जानकारी हो गई, किससे हॉट स्पॉट डिक्लेयर करेंगे और कौन सी इसकी क्राइटेरिया होती है स्ट्रिक्ट। आगे हम लोग देखते हैं हॉट स्पॉट्स। देयर आर 33 हॉट स्पॉट्स। वर्ल्ड में कितने हैं? 36। आपकी बुक में 35 लिखा है। एक अभी रिसेंट आया है, उसका नाम क्या है? अमेरिकन कोस्टल प्लेन, नॉर्थ अमेरिका में है। ये अभी हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया गया जल्दी, जो आपकी बुक में अभी नहीं आया है। आपकी बुक में केवल 35 लिखा है, लेकिन पूरी दुनिया में 36 हैं। लास्ट वाला कौन सा है? जो नॉर्थ अमेरिका में है, अमेरिकन कोस्टल प्लेन इन नॉर्थ अमेरिका। 36, लेकिन आपकी बुक्स में जितना लिखा है उतना पढ़िए आप, 35 ही पढ़िए। हॉट स्पॉट कितने हैं पूरे वर्ल्ड में? 35। लेकिन इंडिया में कितने हैं? 4। ध्यान से समझिएगा, बहुत पूछा जाता है। पूरे वर्ल्ड में हॉट, पहले तो हम बताए हॉट स्पॉट किससे कहेंगे? पूरी दुनिया में कितने हैं? 36। लास्ट वाला 36 कौन सा है? अमेरिकन कोस्टल प्लेन। ये आपकी बुक्स में नहीं है। और उसके बाद इंडिया में कितने हैं? 4। पहला है हिमालयन। ध्यान से देखिए, पहला है हिमालयन। इसमें कौन कौन सी एरिया आती है? कौन कौन से देश इसमें शामिल है? हिमालय का पूरा एरिया है उसमें। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? इसमें फॉलोइंग कंट्री। पहला इंडिया आएगी, इंडिया के पार्ट्स रहेंगे। पाकिस्तान का पार्ट्स है, चाइना का पार्ट्स है, म्यांमार का पार्ट है, नेपाल, तिब्बत, भूटान, इतने देश इसमें शामिल हैं हिमालयन हॉट स्पॉट में। इतने देश के फॉरेस्ट, हिमालय रीजन वाला इसमें है हिमालयन में। और इसमें एक विशेषता और है, इट हैज 10,000 प्लांट स्पीसीज, मस्कुलर प्लांट की, जिसमें से 1/3 जो है वो एंडेमिक है। पहली शर्त थी ना 1500 प्लांट्स एंडेमिक होने चाहिए, होने चाहिए ना, पहली शर्त थी। दूसरी क्या थी? 17% हैबिटेट लॉस होना चाहिए, तभी हॉट स्पॉट बताएंगे कि क्लियर होगा। तो हिमालयन में कितने हैं? 10,000 स्पीसीज मस्कुलर प्लांट्स के हैं, जिसमें से 1/3 जो है वो एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब केवल यही पाए जाएंगे, बाकी या कहीं नहीं पाए जाएंगे। तो हिमालयन हो गया। देखिए इसमें हॉट स्पॉट कितने हैं और कौन कौन सी एरिया उसमें शामिल है, और इसकी कोई एक विशेषता क्या है। ये 3 चीजें इसमें मालूम होना जरूरी है। तो पहला हो गया हिमालयन, दूसरा हो गया हॉट स्पॉट्स हमारा इंडो बर्मा। इसमें कौन कौन से एरिया हैं? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, लेकिन इसमें आसाम का क्षेत्र नहीं है, एक्सेप्ट आसाम, यानी नॉर्दर्न कवरिंग नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट आसाम, अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, म्यांमार इसमें भी है, थाईलैंड, कोलंबिया, साउदर्न चाइना एंड लॉयस, इतने देश इसमें इंडो बर्मा में शामिल हैं हॉट स्पॉट में। और इसकी क्या विशेषता है? ये ओरिजिन ऑफ क्राफ्ट प्लांट, ये एरिया जो है हॉट स्पॉट्स क्राफ्ट प्लांट का ओरिजिन माना जाता है। इट इज होम ऑफ द लंगूर एंड मंकी, लंगूर और मंकी का एक घर माना जाता है। यहां बहुत होते हैं। ये 13,000 स्पीसीज यहाँ बर्ड्स की हैं, पाई जाती हैं, जिसमें से 1300 है। 13,000 बर्ड स्पीसीज पाई हैं, इसमें से सब की सब एंडेमिक है। 13,000 बर्ड्स हैं जिसमें सब की सब एंडेमिक है।
अब आप समझ लीजिए कितना इस करेक्टर फीचर्स है इंडो बर्मा का। तीसरा है सुंदरलैंड हॉट स्पॉट्स। इसमें कौन कौन सी एरिया है? निकोबार आइसलैंड्स, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, इतने इस क्षेत्र सुंदरलैंड हॉट स्पॉट्स में हैं, जिसमें से 25,000 स्पीशीज मस्कुलर प्लांट्स की हैं, जिसमें 60% जो है वो एंडेमिक है। और लास्ट है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट है श्रीलंका, कवरिंग महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला एंड लंका, इतने यहाँ पे हैं, इतना एरिया यहाँ पे है। और यहाँ पर 70% हैबिटेट लॉस हो गया है। लोग कवर करते जा रहे हैं, जोतते जा रहे हैं कल्टीवेशन को लेकर के। तो ये हमारा हॉट स्पॉट हो गया। हॉट स्पॉट किससे कहेंगे? क्या इसकी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है? पूरे वर्ल्ड में हॉट स्पॉट कितने हैं? अभी करंट वाला कौन सा घोषित किया गया नॉर्थ अमेरिका में? इंडिया में कितने हैं? 4। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं? ये हमारा हॉट स्पॉट हो गया। हम लोग कंजर्वेशन में इतना डिटेल नहीं पढ़े थे। हॉट स्पॉट और बायोस्फीयर रिजर्व 2 आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या है, नेशनल पार्क के बारे में देखिए। नेशनल पार्क कुल 106 इंडिया में है। नेशनल पार्क किसे कहेंगे? इसकी भी बाउंड्री फिक्स होती है। नेशनल पार्क की बाउंड्री फिक्स होती है। और इसमें क्या होता है? बेटरमेंट वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क में क्या होता है? इट रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ यहाँ रखे जाते हैं उसकी बेटरमेंट के लिए और अच्छे बनने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। और इसकी बाउंड्री जो है फिक्स होती है। नेशनल पार्क, इसकी बाउंड्री फिक्स होगी। वाइल्ड लाइफ बेटरमेंट के लिए यहाँ पर एनिमल्स रखे जाते हैं। एक्टिविटी लाइक ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कल्टीवेशन एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस आर टोटली प्रोहिबिटेड। यहां बंद रहता है, टोटली मना है। टूरिस्ट कैन बी विजिट सर्टेन एरिया विथ परमिशन। इट इज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। India has 16 national parks. Corbett being the first national park. कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे देश का सबसे पहला नेशनल पार्क था, जो 1936 में बना उत्तराखंड में। नेशनल पार्क के बारे में मालूम हो गया। व्हाट इज द नेशनल पार्क? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, बेटरमेंट के लिए ये एरिया होती है। इसकी बाउंड्री फिक्स होती है। इस पे टोटली प्रोहिबिटेड होता है कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फूड कलेक्शन एंड ह्यूमन इंटरफियर टोटली प्रोहिबिटेड होता है, नहीं किया जा सकता है। केवल टूरिज्म टूर करने के लिए, देखने के लिए जा सकते हैं इन सर्टेन एरिया, कुछ जगहों पे। ये कहेंगे हमें, इसको क्या कहेंगे? नेशनल पार्क। 106 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क है उत्तराखंड में है, जो 1936 में बना। नेशनल पार्क का ये फोटो है, देखिए। नेशनल पार्क इंडिया। नेशनल पार्क डिफिनीशन, संख्या और पहला 106 तो नहीं हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन पहला जो बना उसको देख सकते हैं। बाकी 106 जितने हैं वो सब हम देख सकते हैं, बुक में लिखा है। और सेकंड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? इट इज प्रोटेक्शन ओनली फॉर एनिमल्स। यहां केवल एनिमल्स प्रोटेक्शन के लिए होता है। यहां पे इसकी बाउंड्री जो है वो डिफाइन नहीं होती है। नो डिफाइंड बाउंड्री एरिया। ऑल ह्यूमन एक्टिविटी यहां पे परमिसिबल होती हैं। ये कौन सा वाइल्ड लाइफ में जितनी ह्यूमन एक्टिविटी होती है सब यहां परमिसिबल है, इंक्लूडिंग ग्रेजिंग, फूड कल्टीवेशन, हैबिटेट कल्टीवेशन, सब की सब यहां परमिशन होती है। यहां पे वाइल्ड वार्डन होते हैं, वाइल्ड वार्डन ऑफिसर होते हैं। वाइल्ड वार्डन ऑफिसर होते हैं, इनकी पूरी अथॉरिटी होती है। वो जो अनुमति देंगे वो सब यहाँ पे हो सकता है। कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुल कितने हैं इंडिया में? 561 है।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपको मालूम हो गया ना, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 561 है, इसमें सारी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है, कल्टीवेशन, फूड कलेक्शन, ग्रेजिंग, जितने ह्यूमन एक्टिविटी हैं सब यहाँ पे अलाउ है। इसकी बाउंड्री भी फिक्स नहीं होती है। यहाँ एक वार्डन ऑफिसर होते हैं, वाइल्ड वार्डन, ये यहाँ फुल पावर्ड होते हैं, जो परमिशन दे देंगे सब किया जा सकता है। नेशनल पार्क में ऐसा नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसा नहीं है, हॉट स्पॉट्स में भी ऐसा नहीं है, टोटली प्रोहिबिटेड होता है। और हमारे जो है बायोस्फीयर रिजर्व में कोर जोन और आपका ट्रांजिशनल जोन छोड़ के वहां भी सब प्रोहिबिटेड है। कोर जोन और बफर जोन दो होते हैं ना, यहां भी टोटली मना होता है। केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी होती है जहां पे अलाउ है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ये नेशनल पार्क का दूसरा फिगर है। टाइगर्स देखेंगे आप। आगे देखते हैं बोटेनिकल गार्डन, 122 बोटेनिकल गार्डन हमारे इंडिया में है, इंडिया लेवल के ही बात करेंगे। बोटेनिकल गार्डन क्या है? जहां पे नर्सरी, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी एंड हर्बेरियम, आउटडोर, इतनी चीजें यहां होनी चाहिए। बोटेनिकल गार्डन में एक नर्सरी होनी चाहिए, एक लेबोरेटरी होनी चाहिए जहां पर रिसर्च किया जा सके, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और हर्बेरियम होना चाहिए। बोटेनिकल गार्डन को कभी कभी हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, बोटेनिक गार्डन भी कहते हैं। बोटेनिकल गार्डन कहिए या बोटेनिक गार्डन कहिए, दोनों एक ही चीज है। बोटेनिकल गार्डन इज ए कलेक्शन ऑफ कल्टीवेशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्प्ले ऑफ वाइड रेंज प्लांट्स। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के प्लांट्स का क्या होता है? कलेक्शन होता है, कल्टीवेशन होता है, प्रिजर्वेशन होता है एंड डिस्प्ले किया जाता है, उनको नाम लिख करके उस पर। बोटेनिकल गार्डन अगर आप घूमे होंगे तो वहाँ प्लांट्स लिखे रहते हैं, उसमें प्लांट में उसका नाम लिखा रहता है, उसका बोटेनिकल नाम लिख करके वहाँ लगाया रहता है जिससे लोग उसको पढ़ सकें कौन सा प्लांट है। तो बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है? प्लांट का कलेक्शन होगा, प्लांट इकट्ठे किए जाएंगे डिफरेंट टाइप के, उनका कल्टीवेशन होगा, उनको प्रिजर्व रखेंगे, प्रिजर्वेशन होगा एंड डिस्प्ले होगा उसका, जिससे लोग देख सके कि कौन सा प्लांट है बोटेनिकल गार्डन में। और ऊपर हमने बताया वहां पे एक नर्सरी होनी चाहिए जहां पे प्लांट्स उगाया जा सके, एक लेबोरेटरी होनी चाहिए जिसमें लेबोरेटरी में भी काम हो, और वहां पे एक लाइब्रेरी और हर्बेरियम भी होना चाहिए, फिर जाकर के उसको बोटेनिकल गार्डन कहेंगे। ये बोटेनिकल गार्डन में इतनी शर्तें हैं, ये एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बोटेनिकल गार्डन के लिए। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कीव इंग्लैंड में है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, इसको ध्यान रखिएगा। बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, रॉयल बोटेनिकल गार्डन केव इंग्लैंड लैंड, ये दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है वर्ल्ड का। और इंडिया में रॉयल बोटेनिकल गार्डन हार्वर्ड शिवपुर कलकत्ता में है, ये सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। इसका एक और नाम है, आल्सो कॉल्ड आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन। इसके दो नाम हैं। इंडिया में जो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है कलकत्ता में, शिवपुर, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहिए या आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन। दो बोटेनिकल, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है और एंड्रॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है। ये कुछ बोटेनिकल गार्डन का भी नाम याद रखिए, कभी कभी पूछे जाते हैं, कम से कम उसको तो याद रखिए। इंडिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये बोटेनिकल गार्डन कहेंगे। 122 करीब इससे ज्यादा बोटेनिकल गार्डन इंडिया में है। वर्ल्ड में कभी आप लंदन जाइएगा तो इसको जरूर देखिएगा, रॉयल बोटेनिकल गार्डन बहुत बड़ा है। ये हमारा बोटेनिकल गार्डन के कुछ फिगर हैं। यहाँ पे एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, नर्सरी होनी चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए और हर्बेरियम होना चाहिए। आउटडोर
लेबोरेटरी। ये बहुत अच्छा सा एक बोटेनिकल गार्डन का फिगर आपको दिखाया गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको डाउनलोड करके। तो बोटेनिकल गार्डन में क्या क्या होना चाहिए देखिए, ये देखिए हर चीज़ें यहाँ पे है। और जो प्लांट रखे जाते हैं, प्लांट का कल्टीवेशन होता है, कलेक्शन होता है, प्रिजर्वेशन होता है और इसको डिस्प्ले किया जाता है बोटेनिकल गार्डन में। मौका मिले तो जाकर के बोटेनिकल गार्डन देखिएगा। आगे देखते हैं जूलॉजिकल पार्क। 200 से ऊपर जूलॉजिकल पार्क इंडिया में है। इसमें क्या होता है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आर केप्ट इन ए प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट अंडर द ह्यूमन केयर। ह्यूमन केयर की देखरेख में एनिमल्स का, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, ये एनिमल्स यहां रखे जाते हैं जूलॉजिकल पार्क में। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को ह्यूमन, मनुष्य के देखरेख में यहाँ पे केप्ट करके, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, जिससे यहाँ पे इनका बिहेवियर, इनका मॉर्फोलॉजिकल सारी चीजों की स्टडी किया जा सके जूलॉजिकल पार्क में। तो क्या होता है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स यहाँ केप्ट किए जाते हैं इन्वायरमेंट अंडर द ह्यूमन केयर। नेहरू जूलॉजिकल पार्क, नागालैंड जूलॉजिकल पार्क है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, ये सब कहाँ है, दिल्ली में। विशाखापत्तनम नेशनल जूलॉजिकल पार्क, न्यू दिल्ली। अर्गिग नगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, बेंदालपुर, चेन्नई सबसे बड़ा है। अर्गी नगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क एट बेंदालपुर इन चेन्नई, ये सबसे बिगेस्ट है। बाकी आपकी दिल्ली में कई हैं, देखिए नेहरू जूलॉजिकल पार्क, नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क। ये हमारे ये जूलॉजिकल पार्क है। यानी जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्ट रखे जाते हैं ह्यूमन के देखरेख में, जिससे इनके बारे में स्टडी की जा सके। इसको कहेंगे जूलॉजिकल पार्क। एक होता है जंगल सफारी। लास्ट जंगल सफारी किससे कहते हैं, यहां पे एडवेंचर्स देखिए, ये है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। एक फिगर हम लोगों ने इसमें रख दिया है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, उत्तराखंड में है। यहां पे वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड रखे जाते हैं एनिमल्स। अब आइए जंगल सफारी। जंगल सफारी क्या है, 450 से ज्यादा है जंगल सफारी में। जितने टूरिस्ट हैं वो अंदर तक घूमने जाते हैं, देखने। यहाँ हर एक्टिविटी अलाउ है, यहाँ भी बाउंड्री फिक्स नहीं है। जंगल सफारी में टूरिस्ट अंदर फॉरेस्ट के उस इकोलॉजिकल के अंदर तक जाते हैं, जानवरों को, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ को देखने। वो बाई कार भी जा सकते हैं, विभाग डिपार्टमेंट की गाड़ियां भी होती हैं, और बाई पैदल भी जा सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, जंगल सफारी। एडवेंचर्स एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस, ये घूमने वालों वहां जाते हैं, इनकी एक्टिविटी होती रहती है जंगल सफारी में। विल्डरनेस एक्सप्लोरेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन के लिए बाई जीप या बाई फुट किसी भी तरीके से जा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, काजीरंगा, जहां पे एलिफेंट है, काजीरंगा सफारी असम में है। और रणथंभौर, यहाँ पे टाइगर्स ज्यादा होते हैं, देखने के लिए लोग जाते हैं। वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे टाइगर, यहाँ पे एलिफेंट और गैंडा। काजीरंगा में गैंडा और एलिफेंट, रणथंभौर में टाइगर। सफारी, विल्ड सफारी का मतलब अंदर तक लोग घूमने जाते हैं, गाड़ियों से या पैदल। एडवेंचर्स जाते हैं, इसको हम विल्ड सफारी कहते हैं। यहाँ कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, एक पार्क सफारी, एक पिकनिक पॉइंट होता है। ये करीब जितने हम लोगों ने वहां पढ़े थे कंजर्वेशन में, एक्स सीटू और इन सीटू में, ऑन साइड और आउटसाइड, वो हम लोगों ने वहां 60 पढ़ लिए थे। यहाँ पूरा थोड़ा डिटेल हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया। अब इसको एक बार रिवाइज करके खत्म करते हैं। नंबर 1, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, कितने तरह के होते हैं। दूसरा, नेशनल पार्क। तीसरा, हॉट स्पॉट्स क्या हैं, कितने हैं, हॉट स्पॉट्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, इंडिया में कितने हॉट स्पॉट्स हैं और कौन कौन से क्षेत्र उसमें शामिल हैं।
आपकी बुक में शायद 3 ही हॉट स्पॉट्स लिखा है, सुंदरलैंड नहीं लिखा है। एनसीईआरटी की बुक में 3 ही लिखा, सुंदरलैंड उसमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन आपने बुक में जो लिखा वही पढ़िए। आ जाता है आपके एमसीक्यू में तो आप लिख देंगे, अदरवाइज आपकी एनसीईआरटी की बुक में है वही। ये तो हमने अदर बुक से लेकर के आपको थोड़ा डिटेल बता दिया है कि नहीं हॉट स्पॉट्स इंडिया में 4 हैं, आपकी बुक में संभवतः 3 ही दर्शाया गया। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क क्या है, इंडिया में कौन कौन से जूलॉजिकल पार्क हैं, बॉटनिकल गार्डन क्या है, इंडिया में कितने हैं, और जंगल सफारी। ये करीब 7-8 टॉपिक्स थे जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, वो कहेंगे क्या, इसकी डिफिनीशन क्या है, कितने तरह के हैं और इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि ये जो एक्स सिटू और इन सिटू यानी ऑन साइट और ऑफ साइट आउटसाइड जो कंजर्वेशन ऑफ लाइफ थी, बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन होता था, उसको जो वहाँ पे शार्ट में हमने लोगों को दिखा दिया था, इसको पूरा हमने डिटेल पढ़ लिया। कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। मैं समझता हूँ बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपकी बुक्स में रखा गया है और बहुत छोटे में लिख दिया गया है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन के सर्वाइवल से निर्भर है। अगर इकोलॉजी नहीं रहेगी, बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी, तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। ह्यूमन नहीं रहेगा तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। आपको प्लांट नहीं दे सकते हैं, आपके बदौलत नहीं वो सर्वाइव करेंगे, लेकिन वो नहीं रहेंगे तो आप मस्ट नहीं रहेंगे ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। इसीलिए पॉल एड्रिच ने जो आपका रेबर्ट पॉपर मॉडल दिया था, रेबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, जिसको उन्होंने एरोप्लेन से इकोसिस्टम की तुलना की थी हर स्पीशीज की, और आपकी बुक्स में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि 5th जो है वो एक्सटेंशन हो चुका है, 5th एपिसोड एक्सटेंशन, लार्जेस्ट 5th एपिसोड एक्सटेंशन हो चुका, 6th चल रहा है, 6th एपिसोड एक्सटेंशन चल रहा है वर्तमान में, जो पिछले से 100 to 1000 गुना ज्यादा है। और ये भी उस बुक में बताया गया है, रेड बुक में IUCN ने लिखा है कि अगले 100 ईयर्स में अगर अलर्ट नहीं हुए गए तो 50% स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और इस एक्सटेंशन के लिए सबसे बड़ा दोषी किसको माना गया है? ह्यूमन को। हम ही लोग हैं इसके दोषी। विकास के नाम पे हम लोग काम करते जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, रोड बनाएंगे, इकोलॉजी को खत्म कर देंगे, बड़े बड़े बांध बनाएंगे, नदियों के बहाव को, नेचुरल को रोक देंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जंगल काटेंगे, शहर बनाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे। ये आधाधुंध जो विकास के नाम से चल रहा है, एक्चुअल में ये खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे रोक होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सर्वाइवल बायोडाइवर्सिटी से है, और वो नहीं रहेगी तो हमारा सर्वाइवल संभव ही नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्लियर होगा। धन्यवाद।